मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल जिस तरह से सवालों की टाल मटोल की, सीधे सवालों का जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी पर हमला करते रहे। अगर उसे समझना है तो आपको यह तस्वीर देखनी पड़ेगी। जिस तरह से वो अपने पूर्व बॉस अमित शाह का सम्मान कर रहे हैं, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब इस एक तस्वीर में है। अपने लंबे चौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने सिवाय कुतर्कों के कुछ नहीं दिया। दोस्तों, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे थे। कई बार वो गलत बयानी कर रहे थे। वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झूठा करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वो अखिलेश यादव के दावों को गलत करार दे रहे थे। वो नवीन पटनायक के सवालों को गलत बता रहे थे। आज उनके सामने योगेंद्र यादव ने 10 सवाल रखे हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग का पूरा रवैया टाल मटोल का था। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किस तरह से उनकी पोल खोल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा था कि अखिलेश यादव ने जो शिकायत की थी, अपने समर्थन में उन्होंने कोई एफिडेविट पेश नहीं किया था। आपके स्क्रीन पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, गौर कीजिए। उन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमाण के साथ अपना दावा पेश किया है। आखिर क्यों गलत बयानी कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता? यह सवाल तो किया जाएगा ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जो चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि यह जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है। नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। और आप देख सकते हैं 4 पावतियां यहां पर अखिलेश यादव ने पेश की है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। आगे आ गया कागज। सर, एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूं मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूं, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को... अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए, और ये लंबी सूची है। बताइए ज्ञानेश गुप्ता जी, पोल खोलकर रख दी गई है आपकी।
अब भी आप गलत बयानी करेंगे, आपको शर्म नहीं आएगी? ये भाई साहब कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए मुहैया नहीं करा सकते कि क्या देश की जनता अपनी बहू बेटियों को सीसीटीवी में देखना चाहेगी? तो फिर आप सीसीटीवी रिकॉर्ड क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ज्ञानेश गुप्ता यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती? भाई, चोरी का खेल सिर्फ पुरुष थोड़ा करेगा। यानी कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं और अगर वहां पर आपने मैनेज कर लिया है, तो क्या पुरुष और क्या औरत, कोई भी एक खेला कर सकता है। यानी कुछ भी कुतर्क देना, कुछ भी वाहियात कुतर्क देना। इंतजार कीजिए दोस्तों, योगेंद्र यादव के 10 सवाल वो मैं आपको पेश करूंगा। मगर राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली शुरू हो गई है। मगर दिलचस्प बात देखिए, किसी भी न्यूज चैनल ने इसे नहीं दिखाया है, पूरा ब्लैकआउट हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नसीहत आ गई है कि राहुल गांधी को नहीं दिखाना है। मगर राहुल गांधी थम नहीं रहे हैं। तेज बारिश हो, वो अपनी बात को रख रहे हैं बगैर डरे। वो ज्ञानेश गुप्ता को चुनौती दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि तुम वोटर चोरी कर रहे हो, मगर फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो अगले 2 हफ्ते सड़कों पर चलेंगे और प्रदेश की जनता के सामने पूरी हकीकत रखने वाले हैं। सुनिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर किस तरह से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी उस वोटर अधिकार रैली में, जिसे गोदी मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। सुना जाए। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज मैं मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और ये बिहार में लाखों लोगों का वोट काट रहे हैं। किसी को मार रहे हैं, कह रहे भैया ये मर गया। किसी को कहते हैं ये गरीब है तो उसको वोट नहीं देंगे। और ये 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें, आपको रोजगार न मिले, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, जो भी कंपनी चाहते हैं ले जाते हैं। और अब जो आपका हक है, जो आपको संविधान देता है, जो आखिरी चीज बची है गरीबों के हाथ में, वोट, वो भी आपके हाथ से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और खुलेआम, बिना डरे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि चुनाव आयोग किस तरह से टाल मटोल कर रहा है। मगर सबसे पहले योगेंद्र यादव के 10 सवाल, और ये बहुत अहम सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग ने बिल्कुल भी नहीं दिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू करने से पहले राजनीतिक पार्टियों से सलाह क्यों नहीं ली? यह सीधा सवाल था जिसका जवाब ज्ञानेश जी ने कहीं पर नहीं दिया।
दूसरा सवाल जो योगेंद्र यादव रख रहे हैं, बिहार में चुनावी साल में इंटेंसिव रिवीजन ना कराने की अपनी ही गाइडलाइन क्यों तोड़ी गई? तीसरा सवाल, बाढ़ के बीच बिना नोटिस और तैयारी के इतनी जल्दी एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? चौथा सवाल, बिहार में 25 जून से 25 जुलाई के बीच एसआईआर के दौरान कितने वोटर जोड़े गए? पांचवा सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कितने एन्यूमरेशन फॉर्म बिना किसी डॉक्यूमेंट लगाए जमा हुए? छठा और अहम सवाल, कितने फॉर्म बीएलओ ने नॉट रेकमेंडेड मार्क किए और किस आधार पर? सातवां सवाल, एसआईआर में मौजूद वोटर लिस्ट पर कितने विदेशी मिले? और आप जानते हैं दोस्तों इसको लेकर कितना प्रोपेगेंडा किया था चुनाव आयोग ने। भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर यह कहा था कि क्या इंडिया गठबंधन नेपालियों, बांग्लादेशियों और म्यांमार के अवैध वोटर्स के जरिए जीतना चाहती है? और सीधा सा सवाल था, उस सवाल से बच गए यह कहकर कि हमारे इस चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ भारतीय वोट डालेंगे। कितने नेपाली, कितने बांग्लादेशी, इसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद आठवां सवाल, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोटर लिस्ट का फॉर्मेट क्यों बदला गया? नौवां सवाल, ईसी ने अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा? और 10वां सवाल, पहले दिए गए हलफनामों जैसे समाजवादी पार्टी पर कोई जांच क्यों नहीं की गई? और दोस्तों जहां तक ये 10वां सवाल है, मैंने अभी अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बाकायदा अखिलेश यादव ने प्रूफ के साथ ज्ञानेश गुप्ता को एक्सपोज कर दिया है। आइए सुनते हैं योगेंद्र यादव ने किस तरह से तर्क संगत अपनी बात रखी है। थोड़ी लंबी बात है दोस्तों, मगर सुनिएगा। उनके एक एक शब्द पर हमें गौर करने की जरूरत है। वो 10 सवाल जिसे चुनाव आयोग ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सुना जाए। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे? सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला? सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में? सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया? आखिर बिहार में कटे तो वोट, लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े? किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं। और जवाब के बदले लफ्ज़ी, जवाब के बदले धमकी की भाषा। इस देश की संवैधानिक संस्था का प्रमुख देश के विपक्ष के नेता को धमका रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब का नाम लेकर जनसभाओं में मखौल उड़ाया था। चुनाव आयोग ने सर झुका के सिर्फ अपना काम किया था। आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर देश में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहें हम जांच करवाएंगे। ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि आपके आलोचक भी दांत में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाए। आपका काम है कि कल तक किसी के मन में अगर शक था तो उस शक को आप समाप्त कर दें। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, झूठ का, धमकी का, इतना बड़ा झूठ कि पूरे बिहार में हर जगह पे बीएलओ ने मीटिंग की और लोगों के सामने मृतक और स्थानांतरित लोगों की सूची दी। सफेद झूठ। ऐसे झूठ की भाषा, लफ्फाजी की भाषा आपके अहम को तुष्ट कर देगी, लेकिन इस संवैधानिक संस्था को बचाने में मदद नहीं करेगी। मैंने इस देश के चुनाव आयोग की तारीफ भी की है, दुनिया भर के चुनाव आयोग को देखा भी है। चुनाव आयोग को खत्म होते, नष्ट होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिरते हुए देखा है। मैं अनुरोध भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफ्फाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीना जुड़ी बंद कर दीजिए। विपक्ष के तेवर कड़े हैं दोस्तों।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल करना संविधान के खिलाफ है, मगर वोटर चोरी करना यह संविधान के खिलाफ नहीं है। आप इस चेहरे को भूल गए, अनिल मसीह, भारतीय जनता पार्टी नेता, वोट चोरी कर रहा था ज्ञानेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए थे। उस वक्त जो नतीजा आया था उसे पलट दिया गया था। किस तरह से शख्स चोरी कर रहा था याद है आपको, माननीय ज्ञानेश जी? क्या उस वक्त चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी की थी? यह खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा था। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता यह सब कर रहा था। इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप? सुना जाए संजय सिंह को। आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये भी बड़ा हास्यास्पद तर्क है। पूरे देश में जब चुनाव होता है, वो चाहे उत्तर पूर्व से लेके महाराष्ट्र तक, कहीं भी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो चुनाव में लंबी लंबी महिलाओं की लाइनें लगी होती हैं। उसके वीडियो मीडिया में चलाए जाते हैं। महिलाओं के इंटरव्यू होते हैं, टीवी चैनल्स वाले लेते हैं, उसके वीडियो चलाए जाते हैं। तो यहां प्राइवेसी का सवाल क्या हो गया? वोट देने में अगर कोई महिला शामिल हो रही है, किस पार्टी को वोट दे रही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अंदर जब वो जा रही है तो वो महिला कितने बूथ पर जाके वोट कर रही है, या कितने वो पुरुष कितने बूथ पे जाके वोट, ये चेक करना है कि वो फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने फ्रॉड किया है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको पता है गढ़ के वोट चोरी आपने किया है, तो इसलिए आप वो वीडियोस नहीं देना चाहते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहते हैं, और बहाना क्या ले रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। ये तो एक हास्यास्पद बात है। तो कुल मिला के आज, और ये भी कह रहे हैं, धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? ये घपला घोटाला चुनाव में करना ये संविधान के मुताबिक है? और उस पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ है? तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी किया है, और अगर मेरा ये कहना संविधान के खिलाफ है तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, हम कोर्ट में लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे एक एक चीज का। आप दिखाइए ना हिम्मत। भाई आप कहते हैं ना इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, हमने तो लिख लिख के दिया दिल्ली में। आपने क्या किया? सबसे करारा प्रहार आया है कन्हैया कुमार की तरफ से कि आप चुनाव मत करवाइए, आप खुद चुनाव लड़ लीजिए। कन्हैया कुमार की नसीहत। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है। जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आजादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, मां बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू होगी? तो ये देश का दुर्भाग्य दोस्तों, पहले राजीव कुमार और उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता। राजीव कुमार जिनके बारे में कांग्रेस कह रही है कि ये सस्ती शायरी करते थे, और ज्ञानेश गुप्ता जो कुतर्क देते हैं। ज्ञानेश गुप्ता जो नथुने फुलाए अपनी बात कह रहे थे, सीधे सवाल थे, उनके जवाब नहीं दिए गए। बहुत ही सीधे सवाल थे दोस्तों। और अभी अभी योगेंद्र यादव ने वो 10 सवाल आपके सामने रखे। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से सवालों का टाल मटोल करके जवाब देते रहे। मगर कांग्रेस दोनों चुनाव आयुक्तों यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता और राजीव कुमार के बारे में क्या कह रही है, इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर
एक सस्ती शायरी सुनाते थे, एक सस्ती दलीलें देते हैं। जब सत्ता में बैठे लोग सस्ती राजनीति करते हैं तो उनकी सस्ती लोकतंत्र लूटने वालों की टोली से क्या उम्मीद। पर ज्ञान के चक्षु खोलिए और याद रखिए, सत्ता शाश्वत नहीं है। इस देश के कानून का खौफ करो, वोट चोर बख्शे नहीं जाएंगे। मुद्दा सिर्फ वोट चोरी का नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधे सवाल पूछे गए और वो टाल मटोल करते रहे। सबसे बड़ी बात, आपने अतीत में जो बातें कही थी उसे आपने अब जाकर खुद झुटला दिया। मैं अब आपके सामने चुनाव आयोग के टाल मटोल की कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। पहला दोस्तों, उनसे सवाल पूछा गया SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कितने लोग पाए गए। 13 जुलाई को क्या खबर आई थी कि EC अफसरों ने बड़ी संख्या बताया था, मगर आज क्या जवाब दिया गया, अगर विदेशी नागरिक पाए गए तो वोट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों सवाल क्या था, बिहार की मशीन रीडेबल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को स्कैन की गई इमेज से क्यों बदल दिया गया। अब 9 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक ECI का जवाब, मशीन रीडेबल और सर्चेबल लिस्ट अलग होती है। मशीन रीडेबल लिस्ट शेयर करना 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता जिसमें प्राइवेसी का मुद्दा उठाया गया था। सबसे बड़ी बात, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र यहां पर किया जा रहा है उसे ही गलत ढंग से पेश करने का आरोप लग रहा है ज्ञानेश गुप्ता पर। आगे दोस्तों सवाल, बिहार चुनावों और बरसात बाढ़ के मौसम के इतने पास SIR क्यों करवाई जा रही है। उन्होंने कहा दोस्तों कि 2003 में भी ऐसा हुआ। सवाल यह दोस्तों कि क्या 2003 के हालात की तुलना आप 2025 से कर सकते हैं। 2003 का भारत अलग था और 2003 में बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे 2005 में। आज एजेंसीज, संस्थाओं की बखिया उधेड़ दी है पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और आप एक किस्म की व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं, जो एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी में सरल अनुवाद है कि जब आप किसी से सवाल करें तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय वो व्यक्ति यह कहे कि भाई तुमने भी तो यही किया था। क्या मुख्य चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए। आगे दोस्तों सवाल था 2004 में अरुणाचल और महाराष्ट्र की SIR टाली गई थी क्योंकि चुनाव नजदीक थे। बिहार में वही सिद्धांत क्यों लागू नहीं हुआ, पहले से चर्चा क्यों नहीं हुई। और यहां 2 चीजें हैं दोस्तों, नंबर 1 राज्यों की मिसाल हम दे चुके हैं, दूसरा विपक्षी दलों से कोई चर्चा ही नहीं हुई। और यह सीधा सवाल था दोस्तों, कोई जवाब नहीं, टाल मटोल कर गए माननीय ज्ञानेश गुप्ता। आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ा डिलीशन लिस्ट वेबसाइट पर डालने के लिए। तो इसके जवाब में ECI ने कहा, ड्राफ्ट लिस्ट जो अभी EROs के फाइनल फैसले का इंतजार कर रही है पहले ही पार्टियों को शेयर कर दी गई थी। EC ज्यादा पारदर्शिता का स्वागत करता है, शायद डिलीशन लिस्ट को पब्लिक करना गलत हटाने से रोकने में मदद करेगा। कितना वाहियात तर्क है दोस्तों। आपको याद होगा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोई नियम कानून हम पर बाध्य नहीं है, हम नहीं करने वाले हैं 65 लाख वोटर्स की लिस्ट को सार्वजनिक। ये इनके शब्द थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी तो अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको वाकई शर्म नहीं आती है दोस्तों। आगे सवाल था 7.2 करोड़ वोटर्स में से कितने एन्यूमरेशन फॉर्म बिना डॉक्यूमेंट के जमा हुए। और ECI का जवाब था, काम कई लेवल पर चलता है, बिना प्रक्रिया के कोई नाम जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता। अभी मामला SDMs के लेवल पर है, 30 सितंबर से पहले ऐसे डिटेल शेयर करना सही नहीं होगा। यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से सवालों का जवाब दूंगा और जब तुम पकड़े जाओ, जब तुम्हें कटघरे में रखा जाए तो उन सवालों से बच जाओ। RJD हमलावर है, सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा, पार्टी के सांसद। नहीं, संविधान का कतई नहीं, वो संविधान नहीं है। संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी, आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी ज्वलंत सवाल थे
आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है, इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है, इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। आपका अपने एक जगह तो मुझे लगा कि राजीव जी की आत्मा आ गई आप में, उनके विचार, आत्मा नहीं कहूँगा, विचार आ गए कि पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं, हम सबको समकक्ष मानते हैं। समकक्ष मानना बोलना और समकक्ष मानने की प्रवृत्ति दिखना दोनों अलग अलग चीज है। इसके बीच की दूरी को आप पाटिए तो वो बेहतर है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। आज आप फिर चूक गए। दोस्तों, आप जानते हैं जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था तो महुआ मोइत्रा उनमें से एक याचिकाकर्ता थी। उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारी अक्ल उन अंधभक्तों जैसी है जिन्हें तुम बेवकूफ बनाते रहते हो? सुनिए क्या कहा महुआ मोइत्रा ने सीधा प्रहार करते हुए ज्ञानेश गुप्ता पर। Do you think that the average IQ of all of us is the same as that of the average BJP cadre? I think you're gravely mistaken. The second thing that you say, the second thing that the election commissioner has said is that claims and objections that this is all some exercise by the opposition and we are spreading lies, we are spreading information, and you're asking all political parties to file claims and objections for the draft electoral rolls. Can we tell you something? Till we went to court, till personally I and a bunch of others went to court and the Supreme Court said, please make these names public, we do not even know who the 65 lakh voters that have been deleted are. So if people don't even know who the 65 lakh voters are, what their names are, how was one supposed to put claims and objections? If the average voter knows that he is not on the roll, then only will he go and put an objection. You are now having to put up the transparency of all voters and the lists over the next few days as per the directions of the Supreme Court. You haven't done it on your own. So please stop with the lies, stop with the misinformation, stop being a puppet in the hands of the BJP. It is absolutely shameful. यह वाकई देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो नथुने फुलाकर प्रमाणित करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर बैटिंग फील्डिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे हैं वो सस्ती शायरी करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फील्डिंग बैटिंग करते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं कहां? वो गायब हैं। जब ये सज्जन रिटायर होंगे, ज्ञानेश गुप्ता वो भी गायब हो जाएंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जगदीप धनखड़ जो इतना बोला करते थे वो भी गायब हो गए। क्योंकि जब पारदर्शिता ना हो, जब जवाबदेही ना हो ना, तो यही होता है दोस्तों, लोग गायब हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं और मैं गंभीरता से उम्मीद करता हूं कि जब सत्ता पलटेगी तो इन महानुभावों को कटघरे में रखा जाएगा, इन्हें कटघरे में रखा जाएगा ताकि ये लोग इन कठिन सवालों के जवाब दें जिन्हें इन्होंने टाल दिया है पूरी तरह से, सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बनके। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।